Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. In continuation with our आई दृष्टि लेक्चर सीरीज, आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के बारे में, इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ और इंडेक्स और उनकी रैंकिंग्स, उनकी रिपोर्ट के बारे में, राइट। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो। ये लेक्चर्स ऐसे टुकड़े टुकड़े में छोटे छोटे रोज दूँ या फिर एक बार में पूरा करवा दूँ? अगर एक बार में पूरा करवाना है तो मुझे एक दिन का टाइम लगेगा, यानी कि मंडे को आएगा शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो कि जितना बचा हुआ पोर्शन है आज के बाद एक दृष्टि का वो पूरा वन शॉट दे दूं, राइट, तो फिर आप कमेंट में लिखो कि मंडे 4 PM, राइट। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को वन शॉट चाहिए। इसके बाद 3 पार्ट तो ऑलरेडी हो गए, राइट। आज ये 4th पार्ट है। इसके बाद जो 5th पार्ट आएगा उसमें मैं जितना रिमेनिंग पोर्शन होगा सारे कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा एक बार में करवाना है तो इतना लिखना 4 PM मंडे, ताकि मंडे को 4 PM पे आपको पूरा वीडियो मिल जाए, इसमें पूरी मैगजीन फिनिश हो जाए। अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे डेली थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही चलता रहे, तो वो भी बताना। तो जैसी आप लोग की डिमांड होगी वैसी इधर से सप्लाई होगी, ओके। इसके अलावा आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे कि आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी चाहिए आई दृष्टि के, राइट। सो आई दृष्टि के शॉर्ट नोट्स के लिए वेट करो, मंडे को ये लास्ट लेक्चर जो आएगा, राइट, उसमें मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, ओके। फिलहाल हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2026, राइट। खरीफ कैंपेन नहीं है, खरीफ कैंपेन है, ओके। इसमें बस इतना जानना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई थी। अभी मई में हुई थी, मई के बिल्कुल एंड में हुई थी और न्यू दिल्ली में हुई थी, इतना याद रखना है। ये जो खरीफ कैंपेन वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी ये न्यू दिल्ली में हुई थी, बिल्कुल मई के एंड में दिल्ली में, ठीक है। इसको किसने चेयर करा था? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मिनिस्टर करेंगे, शिवराज सिंह चौहान। इसके बारे में बस इतना ही याद रखना है। इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे लॉन्च किया गया खेत बचाओ अभियान। कब से कब तक? 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक, 1 महीने के लिए खेत बचाओ अभियान लॉन्च किया गया था। इतनी चीज़ें याद रखना बस, ओके। इसके अलावा कैबिनेट ने 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए MSP अप्रूव कर दिया है। तो MSP वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, राइट। टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ उससे क्वेश्चन आते हैं। MSP कुछ क्रॉप्स का तो MSP डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP क्या होता है? ये एक क्रॉप्स के लिए ऐसा प्राइस है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स से, किसानों से क्रॉप्स को खरीदने के लिए, ताकि अगर मार्केट में क्रॉप्स का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए तो किसानों को एटलीस्ट मिनिमम प्राइस तो मिले उनकी क्रॉप्स का। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगर मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे तो हम हमसे इस मिनिमम प्राइस पे क्रॉप्स को खरीद लेंगे। दैट्स द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ MSP, ओके। इन दिस वे MSP गिव्स प्राइस प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स, ओके। MSP फार्मर्स को प्राइस प्रोटेक्शन देती है। कौन अप्रूव करता है MSP? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कि MSP का अप्रूवल कौन देता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ओके। याद रखना इसको। इस बार जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ MSP में हुआ है वो हुआ है सनफ्लावर सीड में। सनफ्लावर सीड के लिए जो MSP दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पहली बात तो ये याद रखना, ओके। वैसे तो 4 में हुआ है सबसे ज़्यादा, सनफ्लावर, कॉटन, नाइगर सीड, सेसमम, बट आपको मेनली ये याद रखना है कि हाईएस्ट जो इंक्रीज़ हुआ है वो सनफ्लावर सीड में हुआ है, ठीक है। इन चारों में हाईएस्ट इंक्रीज़ देखा गया MSP में। कितना इंक्रीज़ हुआ है सनफ्लावर सीड में? 622 पर क्विंटल, ओके। 622 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और टोटल MSP कितना हो गया इसका? टोटल MSP हो गया 8343 पर क्विंटल, ठीक है, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 622 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। याद रखना सनफ्लावर सीड का इंपॉर्टेंट हो गया इस वजह से, ठीक है। इन चारों का सबसे ज़्यादा MSP बढ़ाने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल फोकस दे रही है ऑयल सीड्स को, पल्सेस को और कमर्शियल क्रॉप्स को, राइट। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऑयल सीड्स कौन कौन सी होती हैं, पल्सेस में क्या क्या आता है, कमर्शियल क्रॉप्स में क्या क्या आता है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है जब चेहरे की हवाइयाँ और एग्जाम में उड़ती है ना, तो क्वेश्चन यहीं से रहता है, ठीक है। ऑयल सीड्स में आपका आता है ग्राउंड नट, ठीक है। एक तो ग्राउंड नट हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, सेसमम हो गया, नाइगर सीड हो गया, ठीक है। ये सब कैस्टर हो गया, लिन सीड हो गया, ठीक है। ये सारे ही ऑयल सीड्स के अंतर्गत आते हैं, याद रखना इसको। पल्सेस की कैटेगरी में आपका तूर या अरहर, ठीक है। इसके अलावा आपका चिकपी, राइट, चिकपी जिसको आप चना बोलते हो, राइट। पिजन पी बोलते हैं तूर अरहर को, ओके। मूंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रीन ग्राम, ओके।
उड़द, उड़द क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम। और मसूर की दाल होती है, राइट, मसूर की दाल क्या बोलते हैं, लेंटिल। ये सब आपके पल्सेस के अंतर्गत आती हैं, याद रखना इसको। और कॉमर्शियल क्रॉप्स तो पता ही होंगी, कोकोनट हो गया, शुगर केन हो गया, राइट, अरेका नट, ये सब तो कॉमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। टी, कॉफ़ी, ये सब कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बाकी हमें देखना है कि कौन सी क्रॉप को कितना एमएसपी दिया गया है। एक्चुअली ये सबका नहीं याद रखना है, कुछ ही हैं जो पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट याद रखो, सारे याद रखने कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। देखो राइस का देख लो पहले, पैडी कॉमन का देख लो, 2441 पर क्विंटल, ओके। इसमें भी 72 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो आपको एक ही याद रखना है, ग्रेड ए का जो है, यानी कॉमन पैडी का याद रख लो बस, ग्रेड ए नहीं, 2441 पर क्विंटल रख लो, ओके। चावल की बात हो रही है, 2-4-4 टू एवरीवन, ठीक है। मतलब सबको चावल दो, कितने चावल दो, 4-4 चावल दो, हर एक को दो, एवरीवन को दो, तो 2-4-4 टू एवरीवन, ठीक है। चावल 2-4-4 टू एवरीवन, ठीक है, 4-4 चावल सबको दे दो, ऐसे बोला गया। 2441 पर क्विंटल इसका एमएसपी है, याद रखना, ओके। मिलेट्स में रागी इंपॉर्टेंट है, रागी का 5205 पर क्विंटल कैसे याद रखोगे। कहते हैं कि मिलेट्स हमारी बॉडी में जा करके फाइट करता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं, तो रागी जो है बॉडी में जाके फाइट करता है, किससे फाइट करता है, फाइट को 5 से याद रखो, किससे फाइट करता है, 20 तरह के डिजीज़ों से फाइट करता है, फाइट 20 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, फाइट, ठीक है, 5 डिजीजेस 20 डिजीजेस फाइट, ओके। तो फाइट 20 फाइट, इस तरह याद रखना, 5-25 ये रागी का है, ओके। देखो मैं याद करवाने की कोशिश कर सकता हूँ, आपको याद हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। तो अगर नॉर्मली ऐसे पढ़ के निकल जाने से तो बेटर ही है कि थोड़ी देर यहाँ पे फोकस कर लो, राइट। तो कुछ ट्रिक्स शायद आपको पसंद ना भी आए, फिर भी जो आपका ये फोकस यहाँ पे थोड़ी देर रहा ना, इससे आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, राइट। सुपरफिशियल रीडिंग से हमेशा बेटर होता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा सा वर्ड कनेक्शन करने की कोशिश करो, ताकि वो चीज़ें याद रहे लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश रहती है। आपको चावल का देखा, रागी का देखा, अगर हम तूर और अरहर की बात करें, इससे पूछा जाता है, तो याद रखना 8450 पर क्विंटल, ओके। अरहर की जो दाल होती है बहुत कम लोगों को पसंद आती है, अगर अच्छे से नहीं बनाया जाए तो आदमी ईट करता है 4-5 दिनों तक बड़े शौक में कि भाई प्रोटीन लेंगे, फिर उसके बाद ज़ीरो हो जाता है, फिर कोई नहीं खाता है, ठीक है। ईट करना शुरू किया दाल को, कितने दिनों तक, 4-5 दिनों तक खाया, उसके बाद खाना ज़ीरो हो गया, राइट। तो दाल के साथ यही करते हैं लोग, 4-5 दिनों तक खाते हैं फिर ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि उनको अच्छी नहीं लगती ज़्यादा दाल वाला, राइट। 8-4-5 डेज़ फिर ज़ीरो, ठीक है, 8450 याद रखना। इसके अलावा मूंग उड़द का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो बता रहा हूँ आपको, ग्राउंड नट से पूछा जाता है, राइट, 7517 पर क्विंटल, ओके। मूंगफली यूजुअली आप जब भी मूंगफली खाते हो सब साथ साथ बैठ के खाते हो, राइट। कभी बस में ट्रैवल करते हैं लोग तब खा लेते हैं, राइट, या घर पे शाम को बैठ के मूंगफली खा रहे हैं, तो मूंगफली जब भी खाते हैं लोग साथ साथ ही खाते हैं, याद रखना। ग्राउंड नट का जो एमएसपी उस पर लास्ट में भी साथ है, स्टार्टिंग में भी साथ है, बीच का 5-1 याद रखना, राइट। बस स्टार्टिंग और लास्ट का 7-7 याद रखना, ग्राउंड नट में है। सनफ्लावर सीड तो मैंने बताई दी, हाईएस्ट है, सॉरी मतलब हाईएस्ट इंक्रीज़ हुआ है, राइट, 8343, तो याद रखना इसको। कॉटन का याद रखना 8267 पर क्विंटल, ओके। ये मीडियम स्टेपल का है, लॉन्ग स्टेपल का 8667 पर क्विंटल, ओके। यानी दोनों में 400 रुपये का अंतर है, ठीक है। कॉटन की बॉल्स होती हैं, फिर उनके अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं और फिर उनको एक साथ सेल किया जाता है। कॉटन की बॉल्स हैं, उनके अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं, मतलब 6-6, फिर उनको एक साथ सेल किया जाता है 7, तो 8667 याद रखना। कॉटन की बॉल्स, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए गए उनसे और एक साथ सेल कर दिया गया, इससे 400 माइनस करोगे तो मीडियम स्टेपल वाला आ जाएगा, राइट। सिसमम का मैंने क्यों बताया कि 10,000 इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, क्योंकि ये जो है सिसमम हैज़ द हाईएस्ट एमएसपी, ओके। पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सिसमम का हाईएस्ट एमएसपी है 10,000, ठीक है, 10,346 इसका है। एंड इज फॉलोड बाई नाइगर सीड, राम तिल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये तिल है, ये राम तिल है, ओके। ये इसका 10,052 है, ओके। सो दोनों के 10-10 हज़ार हैं, याद रखना, ये हाईएस्ट है दोनों के। तो हाईएस्ट पूछा जा सकता है, हाईएस्ट एमएसपी किसका है, हाईएस्ट इंक्रीज सनफ्लावर सीड में हुआ है। बाकी जिनके एमएसपी मैंने आपको याद करा है उनके अच्छे से रिवाइज करके जाना, इन्हीं में से कोई एक पूछा जाएगा, ओके। जो एमएसपी डिसाइड होता है वो एक रूल के तहत होता है, वो रूल ये कहता है कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी प्रोडक्शन की लागत आई है उसका 1.5 टाइम्स एटलीस्ट एमएसपी होना ही चाहिए। ये बात कब अनाउंस करी गई थी, ये रूल 2018-19 के यूनियन बजट में। क्वेश्चन आ सकता है कि ये चीज़ अनाउंस की गई है 2021-22 के बजट में, नहीं, याद रखना 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एमएसपी होना चाहिए एटलीस्ट। ये बात यूनियन बजट ऑफ 2018-19 में डिक्लेयर करी गई, ओके।
थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर 2025 एंड 26। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एस्टिमेट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही देगी, राइट। याद रखना ये एस्टिमेट 2025-26 का है। तो 2025-26 का जो साल है, बोला गया कि हाईएस्ट फूड गेन प्रोडक्शन हुआ इंडिया में अभी तक, जब तक जिससे इंडिया है तब से हाईएस्ट फूड गेन जो हुआ है वो 2025-26 में हुआ है। ठीक है, कितना था? 376.563 मिलियन टन टोटल फूड ग्रेन हुआ है, राइट। यानी कि पिछले साल 357 था, इस साल बढ़ के 376 हो गया। 357 बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। यानी कि कितना इंक्रीज़ हुआ है? लगभग 18 मिलियन टन का इंक्रीज़ हुआ है। ग्रोथ कितनी हुई है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में? 5.3%। ये डेटा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है? 376। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 18.8 मिलियन टन। ओके, और परसेंटेज वाइज ग्रोथ कितनी हुई है? 5.3%। तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पिछली बार का पूछ ले तो 357 था, अब इस बार इसमें 18 ऐड कर दो तो 376 हो जाएगा, राइट। 18.8 मिलियन टन का इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 5.3% की ग्रोथ हुई है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में लास्ट ईयर में। तो ये एस्टिमेट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2025-26 की फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, याद रखना इसको। ठीक है, और जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं, कितना मिलियन टन उनका प्रोडक्शन हुआ है वो भी याद रखो। बीपीएससी वाला तो खास करके ये सब याद रखना, बीपीएससी में पूछा गया है 67 या 68 बीपीएससी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो याद रखना आप लोग। राइस का जो है टोटल 154 मिलियन टन है, व्हीट 120 मिलियन टन, श्री अन्न यानी मिलेट्स 17 मिलियन टन। इतना मोटा मोटा याद रखना है। ओके, सबसे ज़्यादा राइस है 154, फिर व्हीट है 120 और मिलेट्स की बात करें तो 17 मिलियन टन। ओके, राइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसका भी रखना। राइस में कितना इंक्रीज़ हुआ है? 3.84 मिलियन टन का इंक्रीज़ हुआ है राइस में। राइस में 3.84 मिलियन टन का इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर से। ओके, तो 154 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग मिलियन टन का इंक्रीज़ भी हुआ, याद रखना। 154 और 3 मिलियन टन का इंक्रीज़, ये मोटा मोटा याद रखना। ओके, अब ये चीज़ याद रखना कि राइस में जितना इंक्रीज़ हुआ है ना, लगभग उतना टोटल तूर पल्सेस का प्रोडक्शन है 3.5 मिलियन टन। जो अरहर है उसका प्रोडक्शन लगभग उतना ही है जितना राइस में इंक्रीज़ हुआ है, 3.592 मिलियन टन। ओके, राइस में इंक्रीज़ 3.84 है, तूल का जो प्रोडक्शन है ओवरऑल वो 3.5 है। ठीक है, तो इतना ये चीज़ याद रखना, कनेक्ट करके तो याद हो जाएगा। अच्छा, राइस में इंक्रीज़ 3 पॉइंट हुआ है और व्हीट में जो इंक्रीज़ हुआ है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर में रखना, मोटा मोटा याद रखना। राइस में लगभग 3 पॉइंट समथिंग मिलियन टन का इंक्रीज़ है, व्हीट में लगभग 2 पॉइंट समथिंग मिलियन टन का इंक्रीज़ है, और जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो 3.592 मिलियन टन है। इतनी चीज़ें मोटी मोटी याद रखना। ओके, शुगर केन प्रोडक्शन तो याद रखना आसान है, 500 मिलियन टन्स। ठीक है, ग्राउंड नट प्रोडक्शन जो है वो 13 मिलियन टन्स है। जब आप ग्राउंड नट्स खाते हो, मूंगफली खाते हो, तो उसमें कुछ तेरा मेरा नहीं होता, सभी के होता है, तो तेरा मेरा नहीं है, इसलिए 13 मिलियन टन है, याद रखना इसको। ओके, कॉटन प्रोडक्शन 29 मिलियन टन बेल्स, इसमें टन्स नहीं होता, बेल्स होता है। ठीक है, तो ईच कॉटन बेल 170 केजी का होता है, ये भी याद रखना। और 29 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोडक्शन हुआ है, राइट। तो 29 कैसे याद रखोगे? आपके कोई कपड़े पहन ले, कॉटन क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। कोई आपके कपड़े पहन ले, आपका भाई मान लो पहन लिया, क्या बोलोगे? तू नहीं पहनेगा मेरे कपड़े, तू नहीं, 29 नहीं पहनेगा, राइट। 29 तो कॉटन का इस तरह से याद रखना। ओके, राइस में यूपी ने टॉप किया है, याद रखना। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे टॉप पे यूपी है। ये लेटेस्ट एस्टिमेट्स है, कोई और मत मानना, यही मानना क्योंकि लेटेस्ट है, राइट। तो राइस में यूपी ने टॉप किया है, याद रखना। अगर टॉप 3 पूछे तो लोग अक्सर राइस खाने के लिए उतावले रहते हैं, तो उतावले रहते हैं, याद रखना। राइस खाने के लिए क्या रहते हैं? उतावले। यूपी, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, ये टॉप 3 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ओके, व्हीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें भी टॉप है। ठीक है, देखो यूपी जो है टॉप 3 चीज़ों में टॉप करा है, राइस में, व्हीट में और शुगर केन में। ओके, इन 3 चीज़ों में यूपी ने टॉप करा है। शुगर केन में यूपी ने टॉप करा है, राइस में टॉप करा है और व्हीट में टॉप करा है। याद रखना यूपी वाले कौन कौन से हैं? राइस, व्हीट और शुगर केन। वहीं एमपी की बात करें तो पल्सेस और मेज़ के साथ एमपी मज़े कर रहा है, राइट। एमपी दाल खा खा के मज़े कर रहा है, इस तरह ना, एमपी जो है दाल खा खा के मज़े कर रहा है, यानी पल्सेस और मज़े, मेज़। ठीक है, दाल खा खा के एमपी मज़े कर रहा है। ओके, बाकी जूट तो वेस्ट बंगाल होता ही है हमेशा से, ये तो पता ही होगा, जूट सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ओके, कॉटन की बात करें महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, वहाँ ब्लैक सॉइल है तो कॉटन महाराष्ट्र। ओके, और उसके बाद सेकंड नंबर पे गुजरात आएगा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ सूरत वगैरह है, कॉटन टेक्सटाइल्स है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, कॉटन में याद रखना। शुगर केन में आपको यूपी तो याद रखना है, सेकंड वाला भी याद रख लेना, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। ओके, ऑयल सीड्स में राजस्थान टॉप पे है।
ऑयल सीड्स में राजस्थान टॉप पे है। ओके, याद रखना कि ऐसे याद रखना, राजस्थान में बहुत सारे डेजर्ट होती है, खेती हो नहीं पाती, तो जो सीड्स होती हैं उनमें ऑयल मिला के डालना पड़ता है राजस्थान में, तो ऑयल सीड्स में राजस्थान टॉप पे है, ये चीज़ याद रखना। ओके, सो आई होप इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में, ये बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ओके, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो ये भी याद रखना कि जूट के मामले में बिहार नंबर 2 पे है। ओके, वेस्ट बंगाल के बाद। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 कब मनाया गया? ये नेशनल, एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक कब रिलीज़ किया गया? नेशनल मिल्क डे पे, जो कि 26 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को, 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की खुशी में लोगों ने मिल्क पिया, खूब सारा दूध पी के सेलिब्रेशन किया, राइट। तो नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को है, याद रखना इसको। ओके, इसी दिन बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किया गया। इसमें क्या बात सामने आई? किसका एस्टिमेटेड नंबर रिलीज़ किया गया? जो भी एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, एग लेइंग बर्ड्स, एनिमल्स जो स्लॉटर किए जाते हैं, और शीप शॉन, इन सभी का एस्टिमेट निकाला गया। इस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग याद रखना इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है ग्लोबली। ठीक है, 247 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होता है मिल्क का इंडिया में। बाकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया एग प्रोडक्शन में सेकंड है, मिल्क में नंबर 1 है, ओवरऑल मीट प्रोडक्शन में इंडिया 4th नंबर पे है। वुल प्रोडक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टेट्स की बात करें तो मिल्क में यूपी ने टॉप किया है। ठीक है, मिल्क में प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 पे है, एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, यूपी मिल्क में नंबर 1 पे है। एग्स के अंदर क्या होता है? योक होता है, एग्स को पहले छीलना पड़ता है, उसके बाद अंदर उसके सारा माल छुपा होता है, तो एग्स के अंदर है, तो आंध्र प्रदेश। ओके, मीट की बात करें तो मीट वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल में लोग बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं ना, तो मीट वेस्ट बंगाल। ओके, वुल की बात करें, वुल राजस्थान में, वैसे तो जम्मू कश्मीर होना चाहिए क्योंकि वो ठंडा होता है, वहाँ लोग ज़्यादातर, बट उसके ठीक कॉन्ट्रेडिक्टरी राजस्थान टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है वूल का, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर चला गया, राइट। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वूल होता है, याद रखना, और मिल्क सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, एग्स आंध्र प्रदेश में और मीट वेस्ट बंगाल में। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। इकोनॉमी रिलेटेड भी कुछ इंडाइसेस और रिपोर्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ये इंडेक्स है एनर्जी ट्रांजिशन का, इसकी जो थीम थी, इसका जो टाइटल था वो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2026। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है, ऑप्शन में रहेगा तो देख के ही पढ़ लोगे, एनर्जी ट्रांजिशन लिखा है तो यही होगा, राइट। इसके अलावा ये भी याद रखना कि ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, क्योंकि एनर्जी जो है वो इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को, इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर। अगर आपके स्टेटमेंट पर ये चीज़ लिख दें कि इन कोलैबोरेशन विद एक्सेंचर, तो डर मत जाना कि नहीं ये तो नहीं पढ़ा हो सकता, तो ये सही है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अक्सर आप छोटी सी गलती कर देते हो, सोचते हो एग्जामिनर ने ट्रैप किया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है, ठीक है। एक्सेंचर के साथ कोलैबोरेशन में ही ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है। इस इंडेक्स में 44 इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि ग्लोबली जो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। $3.3 ट्रिलियन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्लोबली, याद रखना इस चीज़ को। नंबर 1 पे स्वीडन है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 70 रैंक है इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ओके। इंडिया के जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स हैं वो शाम को 7 बजे के आसपास घर में बैठ के टी पीते हैं सब साथ में। शाम को 7 बजे के आसपास बैठ के क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं, राइट। तो 7 PM वाली जो टी होती है 7 टी, उससे पूरे घर की एनर्जी का ट्रांजिशन हो जाता है। तो याद रखना 7 PM वाली टी के साथ साथ पूरे घर की एनर्जी का ट्रांजिशन हो जाता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, इसलिए इंडिया की रैंकिंग 7T है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ओके। आगे बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है ये कि कौन से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा होता है। इसको PGID भी बोलते हैं, याद रखना। PGID लिखा हुआ सिर्फ आ जाए तो डरना मत, ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है। स्कूल एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है उसको कवर किया जाता है। इसमें 782 डिस्ट्रिक्ट टोटल कवर होती हैं, ओके। और ये जो PGID है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एज़ फॉर एज प्लानिंग ऑफ समग्र शिक्षा अभियान एंड मॉनिटरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 इज़ कंसर्न। तो ये चीज़ें याद रखना इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर का जो लेवल होता है वो होता है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष लेवल तक तो कोई डिस्ट्रिक्ट पहुँची ही नहीं है, ओके। इनफैक्ट उत्तम 1 तक भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पहुँची है। तो देख लो आप ध्यान से,
उत्कर्ष में कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उत्तम वन में भी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उत्तम टू में जा करके 16 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, यानी कि उत्कर्ष और उत्तम वन में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद उत्तम थ्री में 75, फिर प्रतिष्ठा, राइट, अंशनी, आकांक्षी, इन सब में है, आकांक्षी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उत्कर्ष, उत्तम, आकांक्षी, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, तो याद रखना ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। ओके, स्टेट्स एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी किसके साथ मिल करके करता है, इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ठीक, तो एक अलायंस बना हुआ है एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के लिए, उनके साथ मिलकर के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। ओके, इसके 66 इंडिकेटर्स हैं। ओके, एनर्जी ट्रांजिशन वाली के 44 हैं, इसके 66 हैं। ग्रुप 1 में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ग्रुप 2 में आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ग्रुप 3 में आसाम ने टॉप किया है और ग्रुप 4 में त्रिपुरा ने टॉप किया है। ओवरऑल कुछ नहीं याद रखना है आपको, तो याद रखना है एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ये याद रखना। ओके, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डिंग वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट, क्या है ये, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट नीति आयोग की रिपोर्ट है, याद रखना। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स एग्जाम में आएगा, किसकी रिपोर्ट है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है, किसके बारे में होती है ये, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में होती है। ओके, वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेंगी, बिजनेस करेंगी, तो कुछ क्रेडिट की ज़रूरत होगी उनको, तो नंबर ऑफ क्रेडिट एक्टिव वुमेन बोरोवर्स जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, 2017 से 25 के बीच 9% की ग्रोथ हुई है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, फिर भी एक बार याद रखना नीति आयोग पब्लिश करता है बिल्डर्स टू बोरोवर्स टू बिल्डर्स। ओके, और फिस्कल हेल्थ इंडेक्स ये भी नीति आयोग की रिपोर्ट है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये भी कि इसमें क्या किया जाता है, जो भी स्टेट्स होते हैं, इंडियन स्टेट्स, उनकी जो फिस्कल हेल्थ होती है, फिस्कल हेल्थ मतलब कौन किसका बजट फ़ायदे में है, किसका बजट घाटे में जा रहा है, राइट, ये सारी चीज़ें एसेस करना, कंपेयर करना आपस में स्टेट्स को, ताकि वो हेल्दी रहे सबका फिस्कल इंडिकेटर्स, इसलिए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये 5 पिलर्स पे बेस्ड होता है, कौन से स्टेट में जो एक्सपेंडिचर करती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्वालिटी का एक्सपेंडिचर कर रही है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसको कैसे मोबिलाइज कर रही है, फिस्कल प्रूडेंस कितना है, डेब्ट इंडेक्स कितना है और डेट सस्टेनेबिलिटी कितनी है, ये 5 पिलर्स हैं, याद रखना। ओके, इसमें जो अचीवर्स हैं मेजर स्टेट्स में, वो उड़ीसा, गोवा और झारखंड जैसे स्टेट्स हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छे से अपना फिस्कल मैनेज कर रहे हैं, फिस्कल इंडिकेटर्स उनके अच्छे हैं। फ्रंट रनर्स में गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। ठीक है, और बिहार जो है वो परफॉर्मर कैटेगरी में आता है, ये चीज़ याद रखना पहली बात तो। ठीक है, बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि बेटर डेफिसिट मैनेजमेंट हो सके ताकि। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यूपी कौन सी कैटेगरी में आता है, यूपी फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है, तो आपको बस यही पूछा जाएगा यूपी जो है इस इंडेक्स में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सी कैटेगरी में आता है, तो याद रखना फ्रंट रनर कैटेगरी में आता है। बिहार कौन सी कैटेगरी में आता है, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि डेफिसिट मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर लेता है। ठीक है, ये वाला इंडेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको देखना है एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स, नीति आयोग का, ये भी याद रखना, सारे नीति आयोग के हैं ये। ठीक है, वुमेन वाला हो गया आपका, फिजिकल वाला हो गया, एक्सपोर्ट में कितने रेडी हैं उसमें जो हो गया, ये सब नीति आयोग की रिपोर्ट है। ओके, इंडिया का टारगेट क्या है एक्सपोर्ट के मामले में, याद रखो, इंडिया का है 1 ट्रिलियन इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बाई 2030। ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है बिना रिपोर्ट के, अलग से स्टेटमेंट दे देंगे कितना टारगेट है, तो 1 ट्रिलियन US$ का एक्सपोर्ट करना है इंडिया को 2030 में मर्चेंडाइज में, याद रखना इसको। ये जो रिपोर्ट आती है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस वाली, इसमें 4 पिलर होते हैं कि एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका 20% वेटेज है, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसा आपका कंट्री में, सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का है 40%, बाकी आपके देश की पॉलिसीज़ और गवर्नेंस कहती हैं, आपके देश में एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सबका 20% है। तो याद रखना एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, सबका वेटेज 20% है, लेकिन आपके देश में बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है लार्जली इस पर ही एक्सपोर्ट डिपेंड करता है, इसलिए इसका वेटेज 40% है। ओके, याद रहेगा। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। यूपी की ओवरऑल रैंक जो है वो 4th है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। ओके, बिहार की रैंकिंग एक्सक्लूसिवली पब्लिश नहीं करी गई है, बिहार एस्पायरर कैटेगरी में आता है, इतना याद रखना। ओके, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें, 2026 में रिलीज़ हुआ है, कौन रिलीज़ करता है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रिलीज़ करते हैं द हेरिटेज फाउंडेशन, ये वॉशिंगटन DC के बेस्ड थिंक टैंक है द हेरिटेज फाउंडेशन, ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं। ओके, इतना ही याद रखना है कि कौन पब्लिश करता है इस इंडेक्स को। और ये भी याद रखना कि इसमें जो इंडिया है,
इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। इंडिया की रैंक 132 दी गई है और बोला गया है मोस्टली अनफ्री है, इंडिया में इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमी फ्री नहीं है, तो इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में डाला गया है। ओके, थोड़ा सा अलग सा नाम है द हेरिटेज फाउंडेशन, तो याद रहेगा अपने आप हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम। ओके, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2025 में पब्लिश करा गया, किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक है। यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड मिल करके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। इसका पॉवर्टी रेट इंडिया का पहले 55.1% था 2005-6 में, फिर 16.4% हो गया 2019 से लेकर 21 के बीच में। याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। इंडिया में पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है एज पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आप पढ़ भी लेना, फिर भी जान लो 3 डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के और लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के। इसके 10 इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 2 इंडिकेटर हेल्थ के होते हैं, 2 इंडिकेटर एजुकेशन के होते हैं और 6 इंडिकेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के होते हैं। हर डायमेंशन का इक्वल वेटेज होता है, ठीक है, 1/3 होता है। ओके, याद रखना इस चीज़ को, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, सबका 1/3 वेटेज ही होगा। इसीलिए यहाँ पे 2 इंडिकेटर है तो 1/6 वेटेज ईच हो गया ताकि टोटल 1/3 हो जाए वेटेज, राइट। यहाँ भी 2 इंडिकेटर हैं तो 1/6 का वेटेज ईच हो गया ताकि टोटल 1/3 हो जाए। यहाँ पे 6 इंडिकेटर हैं, टोटल 1/18 वेट हो गया सबका, सभी इंडिकेटर्स का, ताकि ओवरऑल 1/3 रहे। तो याद रखना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो सभी डायमेंशन 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, तीनों का डायमेंशन का वेटेज 1/3 होता है। ये चीज़ याद रखना। हेल्थ में 2 इंडिकेटर होते हैं, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर होते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर होते हैं। आप चाहो तो गूगल करके सारे इंडिकेटर्स पढ़ भी सकते हो, बट मैं कहूँगा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इतना ही जान लिया तो काफ़ी है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें जो पॉवर्टी का थ्रेशोल्ड है $3 पर डे, ये लिमिट है। इसके ऊपर जो कमाई करेगा, इसके नीचे जो कमाई करेगा पॉवर्टी में आएगा। इसको बोलते हैं इनकम बेस्ड पॉवर्टी, राइट। बट इसमें इसके अलावा, इनकम बेस्ड पॉवर्टी के अलावा नॉन मॉनेटरी डायमेंशंस को भी कैलकुलेट किया जाता है कि हेल्थ मिल रही है प्रॉपर कि नहीं, एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोला जाता है, राइट। याद रखना जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। अगर हाइयर वैल्यू है तो मतलब ज़्यादा पॉवर्टी है, याद रखना। ओके, पर्सन को पुअर कब कंसिडर किया जाता है? जब इनका जो डेप्रीवेशन स्कोर है वो 33.3% से कम रहे, यानी 1/3 से कम रहे, सॉरी ज़्यादा रहे, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ठीक है। 33.3% से ज़्यादा रहे या उसके इक्वल रहे, तब ये मल्टी डायमेंशनली पुअर माने जाएंगे। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात हम पहले कर चुके हैं। आगे है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसके बारे में सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन पब्लिश करता है, द हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कलेक्टिवली ग्लोबली जो यूनिकॉर्न की वैल्यूज़ हैं वो 5.6 ट्रिलियन हो चुकी है। ओके, यूनिकॉर्न्स टोटल 52 कंट्रीज़ में अभी हैं, ठीक है। वो 117% इंक्रीज़ हुआ है, जोग्राफिकल इंक्रीज़ हुआ है यूनिकॉर्न्स का। ओके, अच्छा यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं बताओ? एक ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप जिसकी वैल्यू 1 बिलियन तक पहुंच जाए, $1 बिलियन, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ओके, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो ऐसे यूनिकॉर्न्स लगभग 52 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अगर आप डिमांड करोगे कि आपको एक लेक्चर में पूरी आई दृष्टि कवर करनी है, जितना IR में पेंडिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमी का पूरा सब एक बार में करवा दूँगा। अगर करवाना है तो कमेंट में क्या लिखना है? आपको लिखना है Monday 4 PM। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Take care, keep revising, and all the best for preparations. Thank you.